हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 40 सालों में पहली बार मुंबई के कोलाबा में बुधवार को सबसे ज्यादा बारिश हो गई। कोलाबा में अगस्त महीने में 32.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सीएम ने मुंबई वासियों से भी अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी लोगों से बाहर न निकलने की आज अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा कहा है कि आंधी और तेज बारिश की आशंका है, बिना जरूरत के घरों से बाहर न निकलें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में हो रही बारिश पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा की। पीएम ने उद्धव ठाकरे को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उद्धव ठाकरे से पीएम ने मुंबई और आसपास के इलाकों में चल रहे राहत कार्य की भी जानकारी ली। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास के लिए शुभकामनाएं दी। कल से भारी बारिश की मुसीबत झेल रही मुंबई की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को हुई तेज बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज गुजरात, केरल, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कोस्टल और दक्षिणी कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बिहार सरकार और सुशांत का परिवार सुशांत की मौत के बाद से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। परिवार का कहना था कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस केस को सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत को जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है। वकील विनीत ढांडा की इस याचिका में कहा गया है कि दिशा और सुशांत की मौत एक ही कड़ी का हिस्सा है। दिशा की मौत आत्महत्या है या नहीं, इस पर भी शक है। याचिका में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि दिशा के साथ किसी गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया था, जिसके बारे में उसने सुशांत को बताया था। इसके बाद दिशा और सुशांत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, इसलिए कोर्ट दोनों केस की साझा जांच सीबीआई से करवाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने भी दिशा की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिशा की प्राइवेट पार्ट्स में जख्मों के निशान मिले हैं, जिससे दिशा के साथ रेप जैसी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। दिशा सालियान ने सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले 8 जून को बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने आनन फानन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एलजी मुर्मू श्रीनगर राजभवन से अपना सारा सामान पैक कर साथ भी ले गए। एलजी ने इस्तीफा देने से पहले सिर्फ एक अपॉइंटमेंट छोड़कर सभी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दिए। जी हां, इस जीएस मुर्मू ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा था, जिस पर कोई जवाब नहीं आया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जीसी मुर्मू वहां नियुक्त होने वाले पहले एलजी थे। राम मंदिर के शिलान्यास पर नाराजगी जताते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिंदुत्व की जीत और धर्मनिरपेक्षता की हार बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर अपने पद की गरिमा का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने पीएम के भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने अपने भाषण में भावुक होने की बात कही है। मैं भी उतना ही भावुक था, क्योंकि मैं नागरिकों की सहभागिता और समानता में यकीन रखता हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं इस वजह से भावुक हूं क्योंकि वहां 450 वर्षों तक मस्जिद खड़ी थी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक योगी होने के नाते वो मस्जिद में कभी नहीं जाएंगे। योगी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मस्जिद निर्माण और उद्घाटन में उनको बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें किसी धर्म, संप्रदाय या वर्ग से कोई परहेज नहीं है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते उन्हें भी अपने धार्मिक आचरण को बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम नीतीश बाढ़ सर्वे के दौरान दरभंगा के मखनाही में बाढ़ राहत कैंप में पहुंचे। बाढ़ कैंप में सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से बात की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। खाने पीने की व्यवस्था और कोरोना प्रोटोकॉल की भी जानकारी ली गई। हवाई सर्वे के दौरान सीएम ने प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग और डीएम दरभंगा को जरूरी निर्देश दिए।
चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी नेता लालू यादव को रांची के रिम्स अस्पताल से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया है। रिम्स में लालू जिस वार्ड में इलाज करा रहे थे उसे अब कोविड वार्ड बना दिया गया है। ऐसे में झारखंड की सोरेन सरकार ने लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट कर दिया है। पहले भी हेमंत सोरेन सरकार पर सत्ता में आते ही लालू यादव को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी सुबह 10 बजे बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एआईसीसी सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। चर्चा के दौरान अक्टूबर में होने वाले बिहार चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। आज आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसलों की घोषणा आज सुबह 10 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक रेपो रेट में कटौती की संभावना कम है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर आरबीआई की तरफ से कुछ ऐलान हो सकते हैं। फिक्की के विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा महंगाई दर बढ़ने से आरबीआई के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय करने की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया था, जिस पर स्पीकर सीपी जोशी को आज सुबह 10:30 बजे तक अपना जवाब देना है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में 6 बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में विलय किए जाने की अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। साथ ही इन विधायकों की विधानसभा सदस्यता भी रद्द करने की मांग याचिका में हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं में महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जा रही जांच पर संदेह जताते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। यूपी बोर्ड की साल 2021 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 21 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे और लेट फीस के साथ आवेदन करने की तारीख 24 सितंबर होगी। पहले ये तारीख 16 अगस्त थी। 25 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 के बीच वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्रों की विवरणों की भी जांच की जाएगी। यूपी लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षण और क्षेत्रीय वन अधिकारी मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 10 से 24 सितंबर 2018 के बीच प्रयागराज और लखनऊ केंद्रों पर हुई थी। मेंस परीक्षा में 1819 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 333 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली सरकार परिवहन विभाग ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में ई टिकटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। योजना के तहत 5 अगस्त से परिवहन विभाग ने रूट नंबर 473 की सभी क्लस्टर बसों में 3 दिन के लिए ई टिकटिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि इन बसों में चलने वाले यात्री मोबाइल की मदद से टिकट खरीदें। ई टिकट लेने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल पर चार्टर ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की मदद से यात्री बस स्टॉप को चुनकर ई टिकट ले सकते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 19 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,509 नए केस सामने आए हैं, जबकि 857 मरीजों की मौत हुई है। देश में इस समय 5,86,244 एक्टिव केस हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 51,706 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 14 दिनों में 4,99,608 मरीज कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना से जंग में लगातार बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट तकरीबन 89.33% हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,076 नए केस मिले हैं, जबकि 890 मरीज ठीक हो गए। दिल्ली में इस समय कोरोना के 10,072 एक्टिव केस हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में तैनात 14 सीआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी जवान चंडीगढ़ में सीएम के आधिकारिक आवास पर तैनात हैं। हालांकि पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सिसवा फार्म हाउस में रह रहे हैं और सुरक्षित हैं। राजधानी दिल्ली में पीरागढ़ी में 12 साल की मासूम बच्ची बुरी तरह से घायल हालत में मिली है। बच्चे को इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया है। बच्चे के सिर और संवेदनशील अंगों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है। बच्चे के शरीर पर गहरे जख्म हैं और काफी खून बह चुका है। एम्स में भी बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस और डॉक्टर्स को आशंका है कि बच्चे के साथ निर्भया जैसा जघन्य अपराध किया गया है। सोशल मीडिया में फेक फॉलोअर्स मामले में बॉलीवुड रैपर बादशाह की आज मुंबई पुलिस के सामने पेशी होगी। बादशाह को मुंबई की नाम
क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सामने 1 बजे पेश होना होगा। बादशाह से इंस्टाग्राम, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी फॉलोअर खरीदने के मामले में पूछताछ होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर कुलगाम में तिरंगा लहराया गया। कर्फ्यू और सुरक्षा के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और जिला डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों ने तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि कुलगाम में आतंकियों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने से जुड़ा कोई कार्यक्रम न किए जाने की धमकी दी थी। बीसीसीआई ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों को कोरोना संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों को केवल जरूरी मेडिकल सेवा के लिए ही बायोसिक्योर बबल से बाहर जाने की इजाजत होगी। सभी फ्रेंचाइजी टीमों को एक डॉक्टर रखना होगा जो ये तय करेगा कि सभी खिलाड़ी बायोसिक्योर सेटअप के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। बीसीसीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी खिलाड़ी या कर्मचारी ने नियम तोड़ा तो आईपीएल के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक उन पर जुर्माना या प्रतिबंध की कार्रवाई होगी। 8 सितंबर से दुबई में शुरू हो रही आईपीएल के लिए खिलाड़ियों ने कई घंटों पहले कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही खिलाड़ी फ्लाइट में बोर्ड कर पाएंगे। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर भी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। स्पेन के चैंपियन टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल इस साल यूएस ओपन टेनिस में नहीं खेलेंगे। राफेल नडाल ने कोरोना के खतरे की वजह से बुधवार को यह ऐलान किया है।